मेरा नाम डॉक्टर करुणेश कुमार सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज की क्लास में हम लोग BMTC 133 कोर्स जिसका नाम है वास्तविक विश्लेषण, उसका खंड 3 में अपरिमित श्रेणियां पढ़ेंगे। खंड 3 अपरिमित श्रेणियां, इनफाइनाइट सीरीज। जैसा कि हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, अनुक्रम के बारे में, तो इकाई 7 में श्रेणियों का अभिसरण, श्रेणियों की अभिसारिता, मतलब श्रेणियों का कैसे हम कन्वर्जेंट देखेंगे, तो उसको हम कंडीशंस उसकी पढ़ेंगे सारी। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि श्रेणियां होती क्या हैं। तो सबसे पहले, जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी का आप लोगों ने स्टडी पहले किया होगा। तो ये सारी श्रेणियां अनुक्रमों से बनती हैं। तो मान लिया हमने कि कोई हमारे पास an अनुक्रम है, और an अनुक्रम से हम ये श्रेणियां बना सकते हैं। तो an अनुक्रम के टर्म्स को हम लोग लिख दे A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन। तो ये जो एक श्रेणी बन गई क्वेश्चन नंबर 7 से जो दी जा रही है, ये हमारी श्रेणी है। और A1 A2 A3 ये इसके टर्म्स हैं। तो इसका nवां पद हो जाएगा an। तो ऊपर जो हमारी वेल नोन जो श्रेणियां हैं वो है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी श्रेणियां हम लोग देखेंगे। A1 + A2 + A3 द्वारा दी जाने वाले अपरिमित श्रेणी से an वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है। मतलब हमारा अनुक्रम से ही हमारी श्रेणी बनेगी। अब हमने मान लीजिए हमारे पास पहला टर्म का सम हमने S1 से डिनोट किया है, दूसरे टर्म का सम S2 जो है, मतलब पहले 2 टर्म का योग किया है, फिर उसके बाद हमने पहले 3 टर्म का योग किया है। तो 3 टर्म के लिए हम लोग A1 + A2 + A3 हमने कहा है। ऐसे हम एस के निकालेंगे तो A1 + A2 + A3 + AK। अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि SK-1 + AK, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो SN एक अनुक्रम हमारा जो मिला है हमें, इसको कहेंगे आंशिक योग का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो इसका बहुत रोल होगा, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है कि पहले टर्म का सम निकाल लिया, पहले 2 टर्म का, पहले 3 टर्म का, ऐसे पहले n टर्म का निकालना जरूरी होता है। तो ऐसे पहले n टर्म्स का जो सम है उसको nth पार्शियल सम कहेंगे, Sn से उसको डिनोट करेंगे। अब Sn है क्या? प्रथम n पदों का योग है। Sn जो आंशिक योगों का अनुक्रम है, एक अपरिमित श्रेणी कहलाता है, तथा इसे हम इस तरीके से लिखे A1 + A2 + A3 + 3 डॉट मीन्स गोज अप टू इन्फिनिटी। इसमें आपके इन्फिनिटी टर्म्स हैं। सिग्मा फॉर्म में भी हम श्रेणी को लिख सकते हैं कि सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an। लेकिन ये जो an है वो n = 1 ऑनवर्ड्स डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि an मान लीजिए आपका 1/n-1 है, तो n 1 के लिए ये नहीं डिफाइंड रहेगा, तो हमारा वो n 2 से फिर डिफाइन हो जाएगा, वो श्रेणी होगा। तो श्रेणी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस सिग्मा फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an। अब कुछ हमारे उदाहरण है, जैसे हमने पहला उदाहरण लिया 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन। और दूसरा उदाहरण है हमारा 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 + -1 + 1 - 1। तो अल्टरनेट टर्म हो रहे हैं इसमें, एक एक छोड़कर जो है 1 और -1 हो रहा है। तो इसको हम सिग्मा फॉर्म में अगर लिखेंगे तो n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 टू पावर n + 1। तो क्योंकि इसमें आप रखें n = 1, तो n = 1 जब हम इसमें रखेंगे तो n = 1 रखने पर हमारा जो है पहला टर्म मिल जाएगा, n = 2 रखने पे दूसरा टर्म मिल जाएगा, n = 3 रखने पे तीसरा टर्म मिल जाएगा। ऐसे दूसरी श्रेणी है, उसका हम nवां पद देख लें, 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसका nवां टर्म हो जाएगा 1/n⁵। तो सिग्मा फॉर्म में हम लिख सकते हैं n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n⁵। और ये n = 1 के लिए भी डिफाइन है, सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, 1 ऑनवर्ड्स। अगली मान लीजिए सिग्मा फॉर्म में कोई हमारी श्रेणी दी हुई है, तो उसको कैसे हम टर्म लिखेंगे? तो इसका देखिए, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n + 4
अपॉन 2n³ माइनस n प्लस 1। तो इसका nवां पद ये दिया हुआ है, तो इसमें मान लीजिए n इक्वल टू 1 हमने लिया, तो n इक्वल टू 1 से हमारा इसमें पहला पद मिल जाएगा। तो 1 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 1³ माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपका 5/2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका दूसरा टर्म हम लोग निकाल सकते हैं, तीसरा टर्म निकाल सकते हैं। तो सिग्मा फॉर्म में कोई भी आपकी श्रेणी लिखी हुई है, तो उसको हम n इक्वल टू 1 2 3 करके इस टर्म में भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है। 5/2 प्लस 6/15 प्लस 7/40 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे मान लीजिए एक दूसरी श्रेणी हम लोगों ने लिया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। तो ये हमारी एक श्रेणी है। तो इसमें हमें क्या करना है, nth पार्शियल सम्स निकालने हैं। तो मान लीजिए पहला टर्म, पहले टर्म का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले दो टर्म का सम 1 प्लस 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। ऐसे पहले तीन टर्म का सम 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 7/4। तो ऐसे ही अगर हम nth टर्म की बात करें, मतलब nth टर्म के सम की बात अगर करें, तो उसको हम लिख सकते हैं n माइनस वन टर्म का सम प्लस an, क्योंकि an पद उसमें जुड़ जाएगा। तो हम ये निकाल चुके होंगे एस एन माइनस वन प्लस an। तो इस तरीके से इसको लिखें तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस एन सो ऑन 1 अपॉन टू द पावर n माइनस वन। अब हम राइट साइड को देखें, इसमें देखिए 1 टू टू पावर 0, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2 एंड 2 टू पावर n माइनस वन। तो इस तरीके से ये हमारी जो है, ये वैसे देखा जाए गुणोत्तर श्रेणी ये हो गई है, और जिसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो 1/2 है। तो ऐसी श्रेणी जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है, तो उसका nth टर्म का पार्शियल सम हम लोग लिख सकते हैं कि पहला टर्म इंटू 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर टू पावर एन मतलब 1 अपॉन 2 टू पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये हमारा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद 2 माइनस 2 टू पावर एन माइनस 2 टू पावर एन माइनस 1। तो इस तरीके से n इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 3/2, 7/4, और nth टर्म इसका आ जाएगा 2 माइनस 2 टू पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक श्रेणी देखी, उनके nth टर्म का पार्शियल सम का हमने एक अनुक्रम बनाया, और ये हमारा ए अनुक्रम हो गया। तो इस तरीके से कोई भी श्रेणी हो उसका हम बना सकते हैं। दूसरी श्रेणी हमारे लिए मान लीजिए हमारे है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड सो ऑन। तो इसका मान लीजिए पहले टर्म का सम 1 ही आपका हो जाएगा, दूसरे टर्म का सम, पहले दो टर्म का सम 1 माइनस 1 जो कि 0 हो जाएगा, पहले तीन टर्म का सम 1 माइनस 1 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। ऐसे पहले चार टर्म का सम 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे S1 इक्वल टू 1, S2 इक्वल टू 0, S3 इक्वल टू 1, S4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से देखिए इवन ऑड के लिए, इवन ऑड के लिए देखिए, ऑड के लिए 1 आ रहा, इवन के लिए आपका 0 आ रहा। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे Sn इक्वल टू 1 यदि n विषम है, Sn इक्वल टू 0 n सम है। तो इवन ऑड के लिए इस तरीके से आंशिक योगों का अनुक्रम इस तरीके से बन जाएगा। तो आंशिक अनुक्रम का योगों का अनुक्रम हम किसी भी श्रेणी के लिए ऐसे निकाल सकते हैं। अब आगे हमारी दूसरी श्रेणी है 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। तो इसका nवां टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है आपकी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 2n माइनस वन। तो सिग्मा फॉर्म में इसको लिख देंगे, सिग्मा वेरीज फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2n माइनस वन। तो मतलब पहले n टर्म्स का सम अगर निकालना हमें Sn, तो Sn इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस an। तो इस तरीके से इसमें कितने टर्म होगा, n टर्म। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी के लिए कि पहला टर्म 1 है, और n टर्म्स का सम कितना आता है, तो आपका वहां पे आप आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो उस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n 2n माइनस वन अपॉन 2 इसमें आपका आ जाएगा। तो इसमें कि चूंकि ये समांतर श्रेणी है, इसके nth पार्शियल सम हम आसानी से निकाल सकते हैं और जानते भी हैं। इस तरीके से दूसरी श्रेणी की बात करें हम, जो कि गुणोत्तर श्रेणी आपकी है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू पावर n माइनस वन। तो देखिए इसका हम nth पार्शियल सम निकालें, तो Sn इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए टू पावर n माइनस वन। गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम लोग जानते हैं कि जिसका पहला टर्म आपका 1 है और जिसका कॉमन रेशियो a है, तो 1 माइनस ए टू पावर n अपॉन 1 माइनस ए, और a इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा। a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू माइनस वन।
तो दोनों के लिए नहीं डिफाइन होगा, लेकिन बाकी के लिए सबके लिए डिफाइन हो जाएगा। जब मॉड ए आपका 1 के इक्वल नहीं है तो उसके लिए डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं कि 1 अपान 1 माइनस ए माइनस ए टू पावर एन अपान 1 माइनस ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कोई मान लीजिए कांस्टेंट है, उसके पावर n है और वो 1 से छोटी संख्या है, उसका मॉडुलस 1 से छोटा है, तो उसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट आपकी 0 आ जाएगी। तो लिमिट 0 आ जाएगी, तो ये कंसेप्ट अप्लाई कर दें हम, लिमिट एस एन पर लिमिट लगाएं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान 1 माइनस ए प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए टू पावर n अपान 1 माइनस ए आपका आ जाएगा ए। ठीक है, 1 माइनस ए आ जाएगा, तो ए आपका और माइनस साइन भी यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि इसका सम आपका आ जाएगा 1 अपान 1 माइनस ए। तो ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी क्या हो गई? गुणोत्तर श्रेणी आपकी कन्वर्जेंट अभिसारी उन वैल्यूज के लिए हुई जिसका मॉडुलस मतलब मॉड ऑफ ए लेस देन 1 हो। मतलब इसका जो आपका कॉमन रेशियो है वो उसका मॉडुलस 1 से कम होना चाहिए, स्ट्रिक्टली 1 से कम होना चाहिए। इक्वल टू 1 पे अगर बात करें, इक्वल टू 1 पे तो 1 प्लस 1 एंड सो ऑन, तो वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं रहेगी। और -1 की बात करें तो -1 तो भी कन्वर्जेंट वो नहीं रहेगी, मतलब अभिसारी नहीं रहेगी। तो गुणोत्तर श्रेणी उसका कॉमन रेशियो जब उसका मॉडुलस 1 से स्ट्रिक्टली लेस है तभी वो आपकी अभिसारी होगी। ऐसे हम दूसरे और भी बात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो अनुक्रम है वो है -1 टू पावर n+1 और इसके लिए हमें आंशिक पदों आंशिक योगों का अनुक्रम हमें निकालना है। तो एस एन इक्वल टू 1 n विषम है, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। 0 n सम है, तो इसका आंशिक पदों का अनुक्रम क्या हो जाएगा? S1 इक्वल टू 1, S2 इक्वल टू 0, ये अभी हम लोगों ने देखा है। तो चूंकि Sn हम निकाल रहे हैं वो 0 1 0 1 0 1 सम और विषम के लिए आ रहा है, इसीलिए ये आपकी अपसरित श्रेणी होती है। इसीलिए ये आपकी अपसरित श्रेणी होती है, ये आपकी कन्वर्जेंट नहीं होगी, मतलब अभिसारी ये श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि इसका nth पार्शियल सम आपका आ रहा है 1 1 0 1 0 1 0, इसीलिए। अब अभिसारी कब होगी? मान लीजिए कोई भी हमारे पास अपरिमित श्रेणी है, इनफाइनाइट सीरीज एंड वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an, तो ये अभिसारी कब कही जाएगी? जब उसके आंशिक योगों का अनुक्रम एक सीमा पर अभिसरित हो। मतलब आंशिक आपने अनुक्रम ले लिया, फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया Sn पर, और वो एक सीमा हमें कैपिटल S मिल जाए। तो कैपिटल S मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि वो जो श्रेणी है वो कैपिटल S को कन्वर्ज कर रही है, मतलब उस पे आपकी अभिसारी हो जाएगी। ठीक है, और अन्यथा आपकी अपसारी हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब आंशिक पदों का अनुक्रम कन्वर्जेंट होना चाहिए श्रेणी के कन्वर्जेंट, किसी भी अपरिमित श्रेणी के कन्वर्जेंट होने के लिए। अब कुछ प्रमेय हैं इस पर बेस्ड। वो प्रमेय है कि कोई अपरिमित श्रेणी है सिग्मा an, तो वो अभिसरित कब होगी? जब उसका nth टर्म मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an आपका 0 के बराबर होना चाहिए, तभी वो श्रेणी अभिसरित होगी। अगर अभिसरित मान लीजिए आपने अगर देखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an और an आपका 0 नहीं आया, तो मान लीजिए कोई सीमा ग्रहण करने में असफल हुआ, तो वो श्रेणी आपकी अपसरित हो जाएगी, मतलब डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये जरूरी है, उसका nth टर्म आपका 0 के बराबर आना चाहिए। 0 के बराबर आ जाए तो श्रेणी आपकी अभिसरित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और 0 के बराबर ना आए तो वो अपसरित होगी, मतलब अभिसरित नहीं हो सकती है वो। तो ऐसे उदाहरण भी हम लोग देख लेंगे इसके। अब मान लीजिए दूसरी प्रमेय है, an ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, पॉजिटिव आपके संख्याओं का अनुक्रम है, उससे एक सीरीज बनी। ये सीरीज हमारी कब हमारी कन्वर्जेंट होगी, अभिसरित कब होगी? जब उसके आंशिक योगों का अनुक्रम Sk जो है वो बाउंडेड एवं हो, उपरिता परिबद्ध हो। तो जो उपरिता परिबद्ध जो वैल्यू आएगी वही उसी वैल्यू को वो जो आपकी होगी इनफाइनाइट सीरीज, वो उसको आपकी कन्वर्जेंट कर जाएगी, मतलब बाउंडेड एबव होना चाहिए। nth पार्शियल सम बाउंडेड एबव होना चाहिए, और बाउंडेड एबव जब होगा तो कुछ वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमारे पास एक श्रेणी है
सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n²। तो इसको हमें दिखाना है कि ये अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। तो आंशिक योगों के अनुक्रम पर हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए S1 इक्वल टू 1, S2 इक्वल टू 1 प्लस 1/2², इस श्रेणी की बात करें। S3 इक्वल टू 1 प्लस 1/2² प्लस 1/3²। Sk हमारा है 1 प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/k² हो जाएगा। अब K1 मान लीजिए हमने ले लिया 2⁻1 - 1, तो Sk1 के लिए बात किया, तो Sk1 हमारा इससे आपका 1 आ जाएगा। K2 मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया है 2² - 1 मतलब 3। तो S3 मान लीजिए हमें निकालना है, तो S3 हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1/2² 1/3²। तो 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1/2² प्लस 1/3²। तो 1/3² किससे लेस हो जाएगा? 1/2² से लेस होगा। तो ये आपका हो गया 1 प्लस 2/2²। 2/2² 1/2। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारा Sk1, Sk2 आ रहा है, ये हमारा उपरितः परिबद्ध हमें ऐसा लग रहा है आगे भी आएँगे, आगे के लिए भी हम देख लें। मान लीजिए K3 इक्वल टू 2³ - 1 के लिए हमने देखा, तो S7 की वैल्यू निकाली। तो इसी पैटर्न पे हमने Sk2 प्लस 1/4² प्लस 1/5² प्लस 1/6² प्लस 1/7²। तो इस तरीके से हमने Sk2 लिख लिया, प्लस अब देखिए 1/5², 1/6², 1/7², ये सभी किससे लेस होंगे? 1/4² से। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स 4/4²। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2²। तो इस तरीके से हम आगे भी चले जाएँ, Skj की बात करें, जब kj हमारा 2⁻j-1 है, तो ये आपका क्या आंशिक योगों का अनुक्रम हमारा उपरितः परिबद्ध आ रहा है। तो इसीलिए ये श्रेणी आपकी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। और ये एकदिष्ट और परिबद्ध भी है, मतलब मोनोटोन और बाउंडेड भी ये है। तो प्रमेय 3 से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये श्रेणी हमारी जो है अभिसारी हो जाएगी। तो ऐसे सामान्यतः हम जर्नल सीरीज की बात करें सामान्यतः, तो मान लीजिए सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n⁻p। ए हमारी जब p की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी, तो उसके लिए एक अभिसारी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। और p की वैल्यू मान लीजिए 1 से बराबर है या 1 से छोटी है, और 0 से आपकी 0 से बड़ी है, तो वो श्रेणी अपसारी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। निगेटिव की वैल्यू के लिए निगेटिव मान लीजिए आपका p इक्वल टू -2 है, तो 1/n⁻², तो वो तो n² हो जाएगा, तो वो भी आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी सीरीज, अपसारी हो जाएगी। तो यहाँ पॉजिटिव के लिए बात कही गई है। तो ऐसे हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हमारा एक ऐसा है जिसका n वां पद, ऐसी श्रेणी है जिसका n वां पद है 1/√n, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारी है, तो इसके टर्म हम लिखें 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। तो n वां पद इसका क्या है? 1/√n। तो इसकी बात करें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/√n, ये हमारा 0 को, इसकी लिमिट आपकी 0 आएगी। तो ये तो कंडीशन है। अब हम दूसरा देख लें कि Sn क्या आएगा। Sn की बात करें तो 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√n, ये nth पार्शियल सम। और इसमें और ये भी देखने की जरूरत है कि ये सारे 1/√2, 1/√3 और 1/√n, तो √n आपका √2, √3 इससे बड़ा है। तो इसको हम दूसरी भाषा में ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका बड़ा होगा, मतलब छोटी वैल्यू उससे लिख दें तो वो तो वैल्यू बड़ी होगी। तो n/√n। तो इसको सॉल्व करें, √n, और √n n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। तो इसीलिए ये श्रेणी आपकी जो है अपसारी हो गई, 1/√n, n की पावर 1/2, p की पावर यहाँ पे है, p की वैल्यू यहाँ पे है 1/2। तो ऐसे उदाहरण 9 से भी हम लोग ये देख सकते हैं। तो ऐसे और श्रेणी पर विचार कर लें। मान लीजिए हमारी श्रेणी है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n। तो इस श्रेणी को कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो इसके nth पार्शियल सम हम देख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, AP से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n प्लस 1/2। अब देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या है? n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट किधर जाएगी? इन्फिनिटी की तरफ जाएगी।
तो इसीलिए Sn हमारा धनात्मक पदों वाला है, एकदिष्ट मतलब मोनोटॉन है, अपरिबद्ध है। परिबद्ध यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी बहुत लार्ज वैल्यू हो जाएगी। तो इसीलिए ये श्रेणी आपकी हो गई है, अपसारी श्रेणी हो गई है। दूसरा हम विचार करें दूसरे पर, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 पावर n प्लस 1। तो ये देखिए इसमें इवन ऑड, मान लीजिए n की वैल्यू अगर 1 हुई तो n की वैल्यू आपकी 1 हुई तो ये 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 हुई तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, ऐसे 3 तो 2 0 2 0 2। तो ये आपका क्या हो गया, इसके जो टर्म होंगे वो इवन ऑड के लिए बदलते रहेंगे इस श्रेणी के। तो 2 0 2 0, तो कोई भी ये सीमा प्राप्त करने में असफल है। मतलब हमने वहां पे क्या कहा था कि कोई भी श्रेणी है तो उसका क्या nth टर्म आपका 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। और यहाँ पे क्या nth टर्म की आप बात करेंगे इवन ऑड के लिए 2 0 आएगा, तो वो प्रमेय से ये आपका अपसारी श्रेणी हो जाएगी, अभिसारी ये नहीं हो पाएगी क्योंकि nth टर्म आपका 0 की तरफ कन्वर्ज करना चाहिए, यहाँ पे 2 आ रहा है इसीलिए। अगले मान लीजिए हमारे पास कुछ श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां हैं, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn। दोनों श्रेणी है और हमें पता है ये दोनों श्रेणी आपकी अभिसारी हैं, और c एक वास्तविक संख्या रियल नंबर है। तो ये दोनों श्रेणियां अभिसारी हैं तो उनका सम हम करेंगे, सम करेंगे या उनका डिफरेंस लेंगे। तो सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn प्लस yn, ये भी आपका अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। अब अभिसारी श्रेणी आएगी तो दूसरी है कि इसका सम क्या आएगा। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि अभिसारी है नहीं है, अगर है तो उसका सम क्या होगा। तो n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn प्लस yn, ये आपका ये बराबर होगा सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn। तो दोनों के सम के बराबर ये होगा, मतलब पहली श्रेणी की कुछ सम आएगा, दूसरे श्रेणी की सम आएगा। तो xn प्लस yn का जो है इस श्रेणी इसको कन्वर्ज करेगी। तो इस तरीके से दूसरा बात करें xn माइनस yn की बात करें तो वो xn सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn माइनस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn आपका हो जाएगा। ऐसे वास्तविक संख्या कोई है और ये नॉन जीरो भी होना चाहिए, वास्तविक और नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी c xn a भी आपकी हो जाएगी अभिसारी, और ये आपका इस तरीके से n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी c xn इक्वल टू c n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn आपका हो जाएगा। और ये आपका जो है जीरो मान लीजिए अगर लेते हैं तो भी ये अभिसारी आ जाएगा, मतलब किसी श्रेणी में जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो जीरो श्रेणी आपके वो बन जाएगी, जीरो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो वो भी आपकी अभिसारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है सी आपका जीरो हो भी सकता है, सी जीरो नहीं भी हो सकता। तो इस तरीके से हम मान लीजिए दो प्रमेय 5 में क्या कह रहे हैं, प्रमेय 5 में दो मान लीजिए हमारे पास अभिसारी श्रेणियां हैं, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn और सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn। और ये दिया हुआ है कि सभी n रियल नंबर के लिए नहीं, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए यहाँ पे, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए xn लेस देन yn, मतलब उसका पहली श्रेणी का nवां टर्म दूसरी श्रेणी के nवें टर्म से कम है। तो क्या होगा, तो सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn ए लेस होगा लेस देन इक्वल टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn। अगर उसका आपस में nवां टर्म का कंपैरिजन कर लिया और दूसरी श्रेणी का nवां टर्म आपका बड़ा है तो इसका मतलब ए भी आपका होगा। तो ये भी माइंड में रखने की जरूरत है इस रिजल्ट की, एक तरीके से कंपैरिजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हमारी इकाई 8 में हमारा है कि अभिसरण के लिए परीक्षण, कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि श्रेणी आपकी कन्वर्जेंट है या नहीं, उसका अभिसरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट, हो रहा है कन्वर्जेंट है तो उसका सम क्या आएगा, वो समेबल है क्या तो उसका सम क्या आएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला आपका टेस्ट है तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। तो मान लीजिए दो हमारे पास धनात्मक पदों की श्रेणी है, ये अभी हम लोग धनात्मक पदों की बात कर रहे हैं, और मान लीजिए सभी n के लिए ये आपका an जो देखिए nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद दूसरी श्रेणी के nवें पद से कम है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो तथा bn अभिसारी है, bn के बारे में हमें पता है कि bn अगर अभिसारी है तो
ए एन भी अभिसारी होगी। तो ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि सभी एन के लिए, मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उनके लिए बी एन जो है ए एन से छोटा है और बी एन आपका 0 या 0 से बड़ा है। तो बी एन अगर यहाँ पे अपसारी हो गई तो ए एन भी अपसारी हो जाएगी। मतलब अगर हमने हमें अगर इस दूसरे सेंस में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी श्रेणी का कन्वर्जेंट हमें पता है तो छोटी श्रेणी भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है। और छोटी श्रेणी का अगर हमें डाइवर्जेंट पता है तो बड़ी श्रेणी उससे जो होगी वो भी आपकी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अपसारी होगी। तो अब इसको हम एक उदाहरण लेके हम इसको देख भी सकते हैं। मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया है कि n वेरी फ्रॉम 1 to infinity स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। n वेरी फ्रॉम 1 to infinity है, टाइपिंग एरर है। तो ये अभिसारी है, इसका हमें परीक्षण करना है कि क्या अभिसारी है, क्या होगी, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका nवां टर्म आपका स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए n जब आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी तो स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 ये जो आपकी वैल्यू आएगी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। और इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ n से अगर हम डिवाइड करें तो इसको इस दूसरी भाषा में हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन n टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। और इसको अगर देखें क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका क्या है, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n है, तो उसको हटा दें, मतलब ये श्रेणी आपकी इससे भी छोटी होगी, 1 अपॉन n टू पावर 3/2 से छोटी होगी। तो बड़ी श्रेणी है और बड़ी श्रेणी का हमें कन्वर्जेंस पता है क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन n टू पावर 3/2 आपके कन्वर्जेंट होगा क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ रही है 3/2। तो ये बड़ी श्रेणी आपकी कन्वर्जेंट है। तो प्रीवियस परीक्षण से हम लोग क्या देखेंगे कि बड़ी श्रेणी कन्वर्जेंट है तो छोटी श्रेणी भी आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो ये आपकी श्रेणी अभिसारी हो गई। इस तरीके से हम लोग और भी उदाहरण इसके देख सकते हैं। अब इसका दूसरा फॉर्म एक है कंपैरिजन टेस्ट का सीमांत रूप, मतलब लिमिट फॉर्म। मान लिया हमने सभी n के लिए ए एन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और बी एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मतलब दो श्रेणियां हमारी हैं तो ए एन 0 के बराबर है, पहली श्रेणी का nवां टर्म 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, और आपका दूसरी श्रेणी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव टर्म सीरीज ये आपकी हो गई। तो हमने लिमिट निकाला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो कुछ वैल्यू भी आएगी। तो बी एन के अभिसारी होने के लिए निहितार्थ है कि ए एन अभिसारी है और ये हमारा मान लीजिए इन्फिनिटी आ गया, ए एन अपॉन बी एन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर वैल्यू ये आ जा रही है तो बी एन के अपसारी होने का निहितार्थ है कि ए एन अपसारी है। मतलब आपका अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो कुछ फाइनाइट वैल्यू अगर है तो वो श्रेणी क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा। अगर लिमिट आपकी इनफाइनाइट अगर आ गई है तो वो श्रेणी आपकी ए एन जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी अपसारी श्रेणी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लिमिट, मतलब दोनों श्रेणियां जो हमने ली हैं उसका हम रेशियो ले और लिमिट अप्लाई करें और लिमिट जो भी आए उससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो जैसे उदाहरण हम लोगों ने लिए हैं स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन n टू पावर 4 प्लस 1। तो दूसरी श्रेणी हम इस तरीके से पिक करेंगे कि जिसका हमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पता हो। तो देखिए n टू पावर 1/2 अपॉन n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट को हम ओपन अगर कर दें तो n टू पावर 1/2 अपॉन n4 प्लस 1 टू पावर 1/2। तो डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है तो इस तरीके से पिक करेंगे। bn हमने ले लिया श्रेणी 1 अपॉन n टू पावर 3/2 और इसकी हमने लिमिट निकाली और लिमिट आपकी 1 आ गई, मतलब लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर गई। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब हमें बी एन श्रेणी का कन्वर्जेंस पता है कि ये कन्वर्जेंट है। तो जब बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। इस तरीके से दूसरे उदाहरण में ए एन इक्वल टू 10 इनवर्स एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे बी एन श्रेणी हमने इस तरीके से ली 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर ली और ए एन अपॉन बी एन निकाला और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया।
तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 मतलब आपकी फाइनाइट वैल्यू आ गई है। तो ये श्रेणी bn आपकी क्या होगी, ये आपकी अभिसारी होगी। और इसमें जो कंपैरिजन हमने किया है, दूसरी श्रेणी पहले में bn इक्वल टू एक दूसरी श्रेणी ली है 1/n⁻³ और दूसरे उदाहरण में लिया 1/1+n²। और दोनों का हम जानते हैं कि दोनों कन्वर्जेंट सीरीज हैं, तो इसीलिए पहली सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट हो गई है, अभिसारी हो गई। अनुपात परीक्षण, रेशियो टेस्ट। तो मान लीजिए कोई हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है an स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। तो क्या है, हमने उसके n+1वां टर्म और an टर्म का रेशियो लिया, निकाला, और वो रेशियो लेस देन इक्वल टू k विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। k जहां पे क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तब क्या होगा, an अभिसारी श्रेणी होगी। और an+1 अपान an की वैल्यू हमने निकाली, मतलब उनका रेशियो लिया, उसके n+1वां टर्म और an का रेशियो लिया और वो निकाला हमने, और वो रेशियो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, 1 और 1 से बड़ा आया, तब an श्रेणी जो होगी वो आपकी अपसारी हो जाएगी। तो दूसरी भाषा में इसको प्रमेय 5 के द्वारा हम लोग इस तरीके से भी दे सकते हैं। इसका जो आपका रेशियो टेस्ट है उसका लिमिटिंग फॉर्म ये भी हम लोग कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा an पॉजिटिव टर्म सीरीज है और उसका nवां टर्म और an का हमने यहाँ पे रेशियो लिया और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाला, l आया, l कोई आपकी कोई वैल्यू आई, तो l वैल्यू आई, l वैल्यू रियल वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो श्रेणी आपकी कन्वर्जेंट अभिसारी हो जाएगी, और 1 से बड़ी है तो आपकी अपसारी हो जाएगी। और मान लीजिए ये आपने लिमिट निकाली, ये 1 के बराबर आ गई, तो ये टेस्ट जो है अनुपात परीक्षण ये कोई भी निर्णय नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण हमारा 1/2 + 3/2² + 5/2³ प्लस इसका nवां टर्म हो जाएगा 2n-1/2n। तो इसका nवां टर्म और n+1 टर्म कैसे निकालें? n+1 टर्म केवल आपको n को n+1 से रिप्लेस कर देना, तो n+1 टर्म आ जाएगा, और n+1 टर्म हमारा आ जाएगा और हमने उसका रेशियो निकाल लिया an+1/an। तो ये आपका 2n+1 2n अपान 2n+1 2n-1। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया, 1/2 बाहर आ गया और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने लगाई है, इसमें निकाली है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने लगाया। और वो वैल्यू हमारी आई है 1/2। अब 1/2 1 से छोटी है, तो इसीलिए ये जो श्रेणी है आपके अभिसारी श्रेणी है। अब मूल परीक्षण का सीमांत रूप, मान लीजिए पॉजिटिव टर्म सीरीज हमारे पास है, उसका हमने nth रूट निकाला an⁻1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जो आपकी क्वांटिटी l के बराबर है, अब l मान लीजिए 1 से छोटा है, तो ये श्रेणी आपकी हो जाएगी अभिसारी, और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो अपसारी हो जाएगी। और 1 के इक्वल है तो ये श्रेणी आपकी कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो इस तरीके से इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। तो ऐसे हम ये जो टेस्ट है ऐसे मतलब श्रेणियों पे अप्लाई करेंगे जिसकी पावर मान लीजिए n है, जिसके nवें टर्म के पावर में n है, तो वो 1/n जब करेंगे तो वो आपका उसमें कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए हमने श्रेणी एक ली है, एक श्रेणी हमारी है 2/1 3/3 स्क्वायर 4/5 स्क्वायर n+1/2n-1 टू पावर n, इसका nवां टर्म आपका ये हो जाएगा। तो देखिए इसकी पावर n आपकी है, तो इसकी n पावर है तो 8n⁻1/n करेंगे हम, तो a⁻1/n कहेंगे तो यहाँ पे देखिए आप इसका n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा n+1/2n-1, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस पे अप्लाई करें तो आपकी ये लिमिट 1/2 आ जाएगी जो 1 से छोटी है, इसीलिए ये श्रेणी आपकी अभिसारी हो जाएगी।
तो nth रूट आपने निकाला, ऐसे कोई भी श्रेणी आपकी है, nth रूट निकाला, उस पे लिमिट लगाई, और वो वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, 1 से बड़ी, या 1 के बराबर। अगर 1 के बराबर आ गए तो अगले टेस्ट पे चलेंगे। अब अगला टेस्ट हमारा है राबीज टेस्ट। मान लीजिए कोई हमने धनात्मक श्रेणी ली है, वास्तविक संख्याओं की एक धनात्मक श्रेणी ली है सिग्मा an, और ये दिया हुआ है कि an अपान an प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारा 1 आ गया। रेशियो टेस्ट से ये हमारा 1 आ गया, तो अगले टेस्ट पे जाएंगे। फिर हमने क्या किया, an अपान an प्लस 1 माइनस 1 को n से मल्टीप्लाई किया, और लिमिट अप्लाई की, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और जो हमारी वैल्यू l आई, l हमारी अगर 1 से ग्रेटर है तो ये श्रेणी आपकी कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी, और ये आपकी 1 से बड़ी, 1 से छोटी है, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, तो आपकी ये श्रेणी अपसारी होगी। तो l की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अभिसारी होगी, l की वैल्यू 1 से छोटी है तो अपसारी होगी, और n के वैल्यू 1 के बराबर फिर आ गई तो ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। तो जब फेल हो जाएगा तो हम सीक्वेंस वाइज अगले टेस्ट पे चलेंगे। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। हमारा उदाहरण है 2 इंटू 4 अपान 3 इंटू 5 प्लस 2 4 6 3 5 7 प्लस 2 4 6 अपान 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, तो इसका टर्म आपका हो जाएगा, एन टर्म आपका हो जाएगा 2n प्लस 2। तो ये प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए पहले टर्म में 2 प्रोडक्ट, दूसरी श्रेणी दूसरे टर्म में 3 वैल्यूज का प्रोडक्ट, और तीसरे टर्म में आपका 4 वैल्यूज का प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2 4 6 2n प्लस 2 अपान 3 5 7 2n प्लस 3, इस तरीके से इसका एन टर्म लिख सकते हैं। अब जब एन टर्म हो गया तो n प्लस 1 टर्म भी हम लोग लिख सकते हैं। तो n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये 2 4 6 एंड सो ऑन 2n प्लस 1 प्लस 2, तो 2n प्लस 4 हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 5 7 2n प्लस 3, मतलब 2n प्लस 1 प्लस 3, तो आपका 2n प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम an प्लस 1 an का रेशियो निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2n प्लस 4 अपान 2n प्लस 5, और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट के बारे में आप लोग जानते हैं, तो लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये हमारे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये रेशियो टेस्ट जो हो गया ये हमारा फेल हो गया। तो अगले टेस्ट की हम लोग बात करेंगे जो कि आपका रैवेज टेस्ट है। तो रैवेज टेस्ट में क्या है, an अपान an प्लस 1 हमने यहां से निकाला, ये आपका हो जाएगा 2n प्लस 1 अपान 2n प्लस 4, ये उसको रिवर्स कर दिया, और इसमें से 1 माइनस किया, 1 माइनस करने के बाद हम लोग n से मल्टीप्लाई किया, देन अप्लाई लिमिट, उसके बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई की, और हमारी 1/2 आ गई। तो 1/2 हमारी 1 से छोटी संख्या है। तो रैवेज टेस्ट से हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ये जो श्रेणी है ये आपकी अपसारी श्रेणी है। तो 1 बाय 1 करके हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। रैवेज टेस्ट से पहले कंपैरिजन टेस्ट देख लेंगे, रेशियो टेस्ट देख लेंगे, और रैवेज टेस्ट से भी ना हो तो अगले टेस्ट पे चलेंगे। मतलब ये कोई निर्णय ना दे पाए तो अगले टेस्ट पे हम लोग चलेंगे। अब आपका गॉस परीक्षण है, गॉस टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या कहता है, मान लीजिए कोई धनात्मक पदों की एक श्रेणी है, सिग्मा n वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और उसका n टर्म और n प्लस 1 टर्म का हमने रेशियो लिया, और रेशियो को इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया a प्लस बी अपान एन प्लस आर एन अपान एन टू पावर पी, जहां पे आपका ए बी आपकी वास्तविक संख्या है, पी बी आपकी वास्तविक संख्या है, ए हमारा ये दिया हुआ है कि 0 से ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, और पी हमारा 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, और आर एन हमारा, आर एन एक अनुक्रम है, ऐसा सीक्वेंस है जो आपका बाउंडेड है, परिबद्ध है। तब क्या कंडीशंस हो, पहली कंडीशन क्या है कि an अभिसारी होगी। कब अभिसारी होगी, जब हमारा a हमारा 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो, मतलब 1 से बड़ा हो तो होगी। अपसारी कब हो जाएगी, जब हमारा a 1 से छोटा हो। अब जब a इक्वल टू 1,
ए इक्वल टू 1 के लिए 2 कंडीशन हो जाएँगी कि बी हमारा 1 से ग्रेटर है तो अपसारी हो जाएगी और बी 1 से छोटा है तो अभिसारी तो भी अपसारी रहेगी। तो कहने का सेंस ये हो गया कि ए इक्वल टू 1 पे चाहे बी 1 से छोटा हो या बी 1 से बड़ा हो या बी 1 से छोटा हो, ये श्रेणी आपकी अपसारी रहेगी। अब एक उदाहरण भी हम लोग लेंगे, उसके तरीके से देखेंगे उससे। तो मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया, सिग्मा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2n माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2n होल स्क्वायर एक्स टू पावर n माइनस 1 एक्स हमारा 0 से बड़ा है। तो इसके लिए हमें अभिसरण की जांच करना है। तो हम सीक्वेंस वाइज पहले रेशियो टेस्ट लिया, रेशियो टेस्ट ने क्या निष्कर्ष दिया, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, क्योंकि n टर्म दिया हुआ तो n प्लस 1 टर्म आप निकाल लेंगे और n प्लस 1 टर्म का जब रेशियो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n प्लस 2 स्क्वायर 2n प्लस 1 होल स्क्वायर 1/x। तो ये 1/x आपका आया। तो 1/x आया तो an अपान an प्लस 1 अगर करेंगे तो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो जो x आपका आ जाएगा। तो रेशियो टेस्ट अनुपात परीक्षण से हम लोगों ने ये निकाल लिया है कि x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो श्रेणी अभिसारी हो जाएगी और जब बड़ी होगी तो अपसारी हो जाएगी। अब x इक्वल टू 1 के लिए ये जो आपका रेशियो टेस्ट हुआ ये फेल हो गया n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, तो n इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 1 सॉरी x इक्वल टू 1 के लिए an अपान an प्लस 1 की वैल्यू हमारी हमने रेशियो टेस्ट से देख ली है कि 2n प्लस 2 ये आपकी आ जाएगी 2n प्लस 2 होल स्क्वायर अपान 2n प्लस 1 होल स्क्वायर और n से मल्टीप्लाई करके ये हमने रेशियो निकाल लिया है। तो इसमें सिंपली आप देख सकते हैं कि जो है आपका an प्लस 1 में आपका इस तरीके से an प्लस 1 और an का हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो, उससे देख सकते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी निकाला 1 आ गया, तो मतलब रैबिज टेस्ट फेल हो गया यहाँ पे और रैबिज टेस्ट फेल हो गया तो हम अगले टेस्ट पे चलेंगे जो आपका गॉस परीक्षण है। तो an अपान an प्लस 1 को सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 1 प्लस 1 अपान n होल स्क्वायर 1 प्लस 1 अपान 2 टू पावर n टू पावर माइनस 2। तो 1 प्लस n होल स्क्वायर को हम 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 2/n ये हो जाएगा और इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो नेगेटिव पावर्स के लिए होता है उसको हम अप्लाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपान n, क्योंकि 1 माइनस 2 और 1 अपान 2n तो माइनस 1/n आ जाएगा, प्लस अल्टरनेट साइन चलेंगे इसमें क्योंकि इसकी पावर माइनस है 3 अपान 4n स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे तो हमारा एक n की घातें इस तरीके से प्राप्त होंगी 1 प्लस 1/n माइनस 1 अपान 4 टू पावर n टू पावर स्क्वायर प्लस 1/n एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा होंगी। तो अब गॉस परीक्षण से हम लोग देख लेंगे कि गॉस परीक्षण में क्या था कि आपका कि ए बी और सी बाउंडेड सीक्वेंस उसकी क्या वैल्यू है। अगर यहाँ पे आप देखें, देखिए ए बी बाउंडेड सीक्वेंस कौन से है, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू आपकी कोई भी रियल नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग गॉस परीक्षण से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो श्रेणी आई है वो अपसारी है। अब एकांतर श्रेणियां अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट का मतलब है जिसमें प्लस माइनस साइन हो। अभी तक हमने धनात्मक श्रेणियां पढ़ी हैं, तो कोई सामान्यता श्रेणी हो सकती है, वो धनात्मक भी हो सकती है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है और वो एकांतर भी होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज भी हो सकती है। तो एकांतर श्रेणी किसको कहते हैं, तो मान लिया हमने कोई अपरिमित श्रेणी हमारे पास है सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन। एकांतर श्रेणी ये तब कहलाएगी जब इसके कोई भी दो क्रमागत पद विपरीत चिन्हों के हों, मतलब इसमें आपका प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है। तो सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू पावर n प्लस 1 ए एन। तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 माइनस a2
प्लस A3 माइनस A4 एंड सो ऑन। अगर -1/n आपका an होता तो आपका माइनस से शुरू हो जाता, और an यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव है। 0 an हमारा 0 से ग्रेटर है। तो पहला पद यहाँ ऊपर वाली श्रेणी में हो गया A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 एंड सो ऑन, और दूसरी श्रेणी में हमारा आ गया माइनस से शुरू हुआ -A1 प्लस A2 माइनस A3 एंड सो ऑन। तो दोनों ए आपकी एकांतर श्रेणी हो गई, अल्टरनेटिव सीरीज। अब इसके लिए हमें इसका कन्वर्जेंस देखना है, तो कन्वर्जेंस के लिए पहला टेस्ट आपका है लेबनीज टेस्ट। तो लेबनीज टेस्ट क्या कह रहा है? तो मान लीजिए कोई हमारे पास एकांतर श्रेणी है जिसको हमने डिनोट किया n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू पावर n प्लस 1 an। ये हमारी एक एकांतर श्रेणी है, और इसमें ए आपका दिया हुआ है कि an स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, n 1 2 3 एंड सो ऑन के लिए, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए इसके टर्म जो n1 टर्म आपका है वो 0 से बड़ा है, मतलब इसके सभी टर्म जो है आपके 0 से बड़े हैं, धनात्मक हैं। दूसरी कंडीशन आपकी है कि A1 ग्रेटर देन इक्वल टू A2 ग्रेटर देन इक्वल टू A3 ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सो ऑन A4 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर इसको आप देखें तो an जो आपका सीक्वेंस है जिससे आपकी श्रेणी बनी है वो डिक्रीज कर रहा है, एक दिष्ट मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, मतलब एक दिष्ट ह्रासमान सीक्वेंस आपका है। और तीसरी कंडीशन ए है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an आपका 0 की तरफ टेंड करे। तो पहला आपका धनात्मक an आपका धनात्मक है, दूसरा an सीक्वेंस आपका मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, तीसरा क्या है, n लिमिट आपने अप्लाई की है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, उसकी वैल्यू 0 आई। तो ए कंडीशन अगर श्रेणी के साथ तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम एक दी हुई एकांतर श्रेणी कहेंगे ये अभिसरित कर रही है, और अभिसरित कर रही है तो उसका मतलब कन्वर्जेंट है, तो उसका समेबल भी होगा, उसका कुछ सम आएगा, तो सम वो मान लीजिए कैपिटल एस आ गया है। एस एन एन का आंशिक समय आंशिक योग है, तो एस माइनस एस एन लेस देन ए एन प्लस 1 ये आपका हो जाएगा। तो हमने एक उदाहरण देखा है, सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू पावर n प्लस 1 अपॉन n। तो इसके जब हम टर्म लिखेंगे, n की वैल्यू मान लीजिए 1 ले लिया तो आपका -1 स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब 1। n की वैल्यू 2 ले लेंगे तो -1 टू पावर क्यूब अपॉन 2, तो -1 अपॉन 2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5। इस तरीके से हमारी श्रेणी मिलेगी। ये श्रेणी देख लेंगे लेबनीज परीक्षण से क्या अभिसारी होगी, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, एकांतर श्रेणी है, और an की वैल्यू यहाँ पे 1/n है, क्योंकि -1 टू पावर n प्लस 1 यहाँ पे प्लस माइनस इसको अल्टरनेटिव सीरीज बना रहा है। तो जब हम an इक्वल टू 1/n की अगर बात करें तो ये n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू प्राकृतिक संख्या है 1 2 n 3 एंड सो ऑन। तो उसके लिए ये जो आपका ये हमेशा n टर्म इसका 0 से बड़ा होगा, और A1 A2 से बड़ा होगा, A2 A3 से बड़ा होगा। मान लीजिए n इक्वल टू 1 लिया तो 1, और n इक्वल टू 2 लिया तो 1/2, n इक्वल टू 3 लिया तो 1/3 एंड सो ऑन। तो ये डिक्रीजिंग है, ये जो आपका सीक्वेंस है an ये डिक्रीजिंग है, A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन A4 एंड सो ऑन। अब इसके n टर्म पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/n पे लगाएंगे तो 0 आएगा। तो कहने का सेंस है ये लेबनीज टेस्ट की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तीनों कंडीशन संतुष्ट कर रही है, इसीलिए ये जो श्रेणी दी हुई है ये श्रेणी आपकी हो जाएगी अभिसारी, हो जाएगी कन्वर्जेंट। अब हम बात करते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप की कुछ श्रेणियां हैं।
निरपेक्ष अभिसरण, आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो मान लीजिए कोई श्रेणी हमारी है n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an, ये निरपेक्ष अभिसारी तब कही जाएगी जब हम an का मॉडुलस लें, एब्सोल्यूट वैल्यू लें, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity a भी अभिसारी हो। तो कोई भी श्रेणी है उसका मॉडुलस लें तो वो अभिसारी हो जाए तो वो हम कहेंगे निरपेक्ष अभिसारी कहेंगे उसको, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ऐसे हम लोग उदाहरण भी ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपसे कहा सिग्मा -1 to the power n+1 1/n²। तो जब आप मॉडुलस लेंगे तो माइनस अल्टरनेट साइन प्लस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity 1/n²। इसमें p की वैल्यू 2 है, p सीरीज टेस्ट से देखें तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। तो मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, वो भी आपकी कन्वर्जेंट हो गई। तो ये निरपेक्ष अभिसरण, निरपेक्ष अभिसारी, ऐसी श्रेणियां जो भी हैं वो आपकी निरपेक्ष अभिसारी है। दूसरी परिभाषा है कि सप्रतिबंध अभिसरण। वास्तविक संख्याओं की एक श्रेणी सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity आपकी है, ये सप्रतिबंध अभिसारी इसको कहेंगे जब आपकी n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an अभिसारी है और जब हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an, तो वो अभिसारी आपकी ना हो। तो an आपकी अभिसारी है और एब्सोल्यूट वैल्यू ली, वो एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी अभिसारी नहीं है, तो ये आपकी कंडीशनल कन्वर्जेंट आपकी सीरीज हो गई है, सप्रतिबंध अभिसरण। तो ऐसे उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी श्रेणी आपकी निरपेक्ष अभिसरित हो रही है, कौन सी सप्रतिबंध आपकी हो रही है अभिसरित, उनको भी हम देख सकते हैं। कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हम लोग देख सकते हैं। अब एक रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है कि कोई अपरिमित श्रेणी निरपेक्ष आपकी अभिसारी है तो वो अभिसारी होती है। इस रिजल्ट को आप प्रूव भी कर सकते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज आपकी निरपेक्ष अभिसारी है, मतलब आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो अभिसारी होगी, और इसके जस्ट रिवर्स जो बात है वो आपकी ट्रू नहीं है। मतलब कोई अभिसारी अगर श्रेणी है तो जरूरी नहीं वो मतलब कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर है तो वो कन्वर्जेंट आपकी होगी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोग देख भी सकते हैं। तो प्रमेय 2 को आप माइंड में रख लीजिए। अब अगला उदाहरण, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity -1 to the power n+1/2n+1, इसके निरपेक्ष अभिसारी है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या आपकी कंडीशनली कन्वर्जेंट है, उसके हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले इसका मॉडुलस लिया n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an का मॉडुलस लिया, -1 to the power n+1 इसका मॉडुलस लिया, तो आपका ये 1 आ गया। तो ये आपका 1/2n+1 आपकी आ गई। इस तरीके से सीरीज सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity 1/2n+1। तो इस श्रेणी ये क्या है, ये श्रेणी आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अभिसारी है, अपसारी है, क्या है? तो इसके लिए हम कंपैरिजन टेस्ट से एक श्रेणी हमने ले लिया bn जिसका हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट जानते हैं, और bn श्रेणी हमारी है 1/n। तो 1/n है तो ए आपकी चूंकि 1/n p की वैल्यू यहाँ पे 1 है, p सीरीज टेस्ट से देखें तो मतलब इसका डाइवर्जेंस हम लोग जानते हैं, तो ए डाइवर्जेंट हो गई, इसीलिए आपका इसका मॉडुलस से जो श्रेणी आपकी आई है लिमिट n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity 1/2n+1, ए भी आपकी डाइवर्जेंट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an का मॉडुलस अपॉन bn निकाला, तो ये 1/2, तो ये आपका वही हो गया कंपैरिजन टेस्ट से, या उसका लिमिटिंग फॉर्म हम अगर देखेंगे तो उससे भी हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ये श्रेणी जो आपकी है
उसके एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो वो अपसारी श्रेणी आई। तो आपकी कंपैरिजन टेस्ट से ये निष्कर्ष निकलता है कि उसका जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिया मतलब मॉडुलस लिया आपने, तो वो श्रेणी आपकी डाइवर्जेंट हो गई। इसलिए सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू पावर 2 n प्लस 1 अपॉन 2 टू पावर n प्लस 1 निरपेक्ष अभिसारी नहीं है। निरपेक्ष अभिसारी नहीं है। हम लोगों ने मॉडुलस लेके इसका देख लिया। अब दूसरा देखते हैं, क्या ये कंडीशनल कन्वर्जेंट है? तो इसमें देखिए आपकी पहली बात तो अगर इस पे आप विचार करें तो -1 टू पावर n प्लस 1 तो ये क्या कर रहा है? अल्टरनेटिंग एकांतर श्रेणी आपको दे रहा है, क्योंकि -1 टू पावर n प्लस 1 उसके अल्टरनेट साइन प्लस माइनस कर देगा। n की वैल्यू आप इवन लोगे ऑड लोगे, तो n की वैल्यू जब 1 लोगे तो पॉजिटिव, n की वैल्यू 2 लोगे तो निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे आता रहेगा, मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो अब इसका हमें चेक करना है कि ये क्या कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, n टर्म इसका हो गया 1/2n प्लस 1, 1/2n प्लस 1 और n प्लस 1 टर्म आपका हो गया 1/2n प्लस 1। तो देखिए n प्लस 1 टर्म आपका nth टर्म से छोटा है, मतलब आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक तरीके से कहिए, जो an, क्योंकि an प्लस 1 an से छोटा है, घट रहा है। और इसका n टर्म, क्योंकि ये श्रेणी का n टर्म क्या है? 1/2n प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये आपका 0 आ रहा। तो लेविनिज टेस्ट की तीनों कंडीशन होल्ड कर गए, तीनों कंडीशन होल्ड कर रही है। पहली कंडीशन क्या? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म सीरीज आपकी होनी चाहिए, n टर्म गोज टू 0 होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब ये जो आपकी श्रेणी जो दी हुई है वो अभिसारी है, और उसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लिया तो वो आपकी अपसारी आ गई। ये देख भी लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू अपसारी आ गई, तो ये सप्रतिबंध अभिसारी श्रेणी हमारी हो गई है। तो इस तरीके से बहुत सारी श्रेणियां हैं जिनके उदाहरण आप देख सकते हैं। अब हम मान लीजिए हमारे पास कोई एक श्रेणी है, सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी un, एक इनफाइनाइट सीरीज है। मान लीजिए कि सिग्मा एक एकेकी 1 to 1 फलन n to n तक आच्छादी आंटू है, मतलब 1 1 आंटू हमारे पास ये मैपिंग एक है n to n, मतलब हम उसका वो कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, पुनर्व्यवस्थीकरण उसका कर रहे हैं। तो पुनर्व्यवस्थीकरण के बाद एक श्रेणी जो प्राप्त होगी तो उसको कहेंगे उस श्रेणी का रीअरेंजमेंट। तो 1+1/3 -1/2 +1/7 +1/7 -1/4 एंड सो ऑन, तो उसका पुनर्व्यवस्थित कर दें, मतलब हमने इसको रीअरेंज कर दिया, तो वो श्रेणी आपकी व्यवस्थित करने के बाद हमारी आई है 1 -1/2 +1/3 -1/4 +1/5। और इसका अगर हम देखा जाए तो ये हम लोग देख भी सकते हैं कि ये श्रेणी हमारी लेबनिज टेस्ट से है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो हमने एक सीरीज है जिसका पुनर्व्यवस्थीकरण किया, रीअरेंजमेंट किया, और उससे हमारी श्रेणी आपकी आ गई कन्वर्जेंट। इस पर एक प्रमेय भी है कि मान लीजिए कोई हमारी श्रेणी एक है, वो निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है, एस को अभिसरित करती है, तो उसका पुनर्व्यवस्थीकरण भी आपका अभिसारी हो जाएगा। तो ऐसे रीमान पुनर्व्यवस्थीकरण प्रमेय भी हमारी है कि मान लीजिए कोई एन श्रेणी हमारी सप्रतिबंध अभिसारी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो कोई भी अल्फा रियल नंबर दिया होगा तो उसके लिए उस पर वो आपकी अभिसरित हो जाएगी, कन्वर्ज आपकी कर जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में श्रेणियों के बारे में जाना, और श्रेणियों के कौन कौन से टेस्ट होते हैं उनके बारे में जाना, एकांतर श्रेणी के बारे में भी जाना कि उनके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, और कुछ टेस्ट मोर पावरफुल हैं तो उनको 1 by 1 हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपरिमित श्रेणियों के बारे में सीखा है। अगले लेक्चर में हम लोग
फलनों का सातत्य, कंटिन्यूटी लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, उसकी हम स्टडी करेंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।